ये जो बुक है बिहार एक अवलोकन में हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वहाबी आंदोलन और बिहार। ये आंदोलन बिहार में बहुत फेमस हुआ था, वहाबी आंदोलन, और इससे क्वेश्चन भी बहुत आता है। तो ये जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो पार्ट 6 है। तो इसको बहुत, इसके पहले पांचों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद इसको पढ़िएगा तभी समझ में आए, क्योंकि सिंक्रोनाइज तरीके से दिया हुआ है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो अब देखते हैं, अब शुरू करते हैं। वहाबी आंदोलन मूलतः भारतीय मुसलमानों में कुछ सामाजिक और धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से रायबरेली उत्तर प्रदेश के, नाम याद रखिएगा, सैयद अहमद बरेलवी का द्वारा आरंभ किया गया था। तो किसके द्वारा वहाबी आंदोलन शुरू किया? सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा आरंभ किया गया था। सैयद अहमद बरेलवी ने 1820 में हज करने वालों का एक जत्था गठित किया और कोलकाता जाते समय अपने शिष्यों को कई नावों पर लेके 1821 में पटना पहुंचे। 1821 में पटना पहुंचे। पटना के मौलवी विलायत अली, एकदम नाम एक एक का याद रखिएगा, मौलवी विलायत अली उनके एक अत्यंत उत्साही शिष्य थे, जिन्होंने अपना छात्र जीवन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हाल में ही पूरा किया था। विलायत अली के परिवार के लोग पटना के सादिकपुर में सैयद अहमद का भव्य स्वागत किया। पटना में पहली बार आने पर सैयद अहमद ने मोहम्मद अहमद को अपना मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया। तो मोहम्मद अहमद को ये मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया। सैयद अहमद 1822 में के अंत में हज करके कोलकाता वापस लौटे तथा वहां से बिहार आए। विलायत अली और शाह मोहम्मद हुसैन उनसे मिलने मुंगेर गए और उन्हें अपने साथ सादिकपुर ले आए। इस बीच पटना में सादिकपुर और ननमुहिया मोहल्ले में के फतेह अली, विलायत अली के पिता, और इलाही बख्श के परिवार के सभी सदस्यों ने उनके विचारों को स्वीकार किया और पटना निवास काल में ही सैयद अहमद ने प्रथम बार विधिवत एक संगठन स्थापित करने का प्रयास किया। प्रथम बार विधिवत एक संगठन को स्थापित करने का प्रयास किया। वहाबी आंदोलन का संचालन करने हेतु 4 खलीफा, याद रखिएगा, चारों खलीफा का नाम ये पूछता है, आध्यात्मिक उप मुखिया को नियुक्त किया। ये 4 खलीफा कौन थे? मौलवी विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन। ये चारों का नाम रखिएगा। वहाबी आंदोलन याद रखिएगा, चारों का नाम क्या, कौन कौन? मौलवी विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, फरहात हुसैन। वहाबी आंदोलन का एक स्थायी केंद्र पटना में बन गया। हालांकि शाह मोहम्मद हुसैन को सैयद अहमद ने अपना प्रथम मुख्य प्रतिनिधि बनाया, लेकिन मौलवी विलायत अली को बिहार में इस आंदोलन का सर्वप्रमुख नेता माना गया। लगभग 46 वर्षों 1822 से लेकर 1868 तक पटना में वहाबी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। सैयद अहमद के आदेशानुसार उसके शिष्यों मौलवी मोहम्मद इस्माइल और मौलवी हे ने सीरत ए मुस्तकुम नामक प्रख्यात पुस्तक का संपादन किया था। याद रखिएगा कौन कौन? मौलवी मोहम्मद इस्माइल और मौलवी हे सीरत ए मुस्तकुम नामक प्रख्यात पुस्तिका का संपादन किया था। यह प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक सच्चे मुसलमान को सर्वप्रथम धार्मिक कर्तव्य मशरिको ईसाइयों द्वारा प्रशासित देश का त्याग करना था। मौलवियों ने रसीला ए जिहाद और रिसाला ए जिहाद और रिसाला ए हिजरत जैसी पुस्तिकाएं प्रकाशित की, जिनमें मुसलमान को एक होकर हिंदुस्तान को जीतने के लिए जिहाद करते रहने की प्रेरणा दी गई। संत कवि शाह नियामतुल्लाह ने 12वीं शताब्दी में एक कसीदा की रचना की, जिसमें यह भविष्यवाणी की थी कि हिजरी संवत की 13वीं शताब्दी में प्रत्याशित महदी नेता प्रकट होगा और उसी के हाथों से ईसाइयों का विनाश होगा। हिजरत के सिद्धांत के अनुसार सैयद अहमद अपने कुछ अनुगामियों के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर गए थे। काबुल के दरबार में विलायत अली और इनायत अली ने उनके मुख्य दूत की भूमिका निभाई। विलायत अली ने वहाबी मतवाद का अफगानिस्तान में प्रचार किया। इन दिनों बिहार और बंगाल में शाह मोहम्मद हुसैन ने संगठन को मजबूत बनाने की प्रमुख भूमिका निभाई। सैयद अहमद ने विलायत अली को हैदराबाद, मध्य प्रदेश और मुंबई में प्रचार कार्य एवं शिष्य बनाने के लिए 1829 में भेजा। बालाकोट में सैयद अहमद की मृत्यु के बाद विलायत अली और इनायत अली ने आंदोलन को पुनर्जीवित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। विलायत अली के साथ पटना से अफगानिस्तान के लिए 1844 में प्रस्थान करने वाले दल मौलवी फैज अली, याहिया अली, अकबर अली
और उनके परिवार के कुछ अन्य लोग भी थे। विलायत अली का 1854 में मात्र 64 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। इनायत अली वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता बन गया। इनायत अली की मृत्यु के बाद बिहारी मौलवी मकसूद अली ने सितना के वहाबी समुदाय का नेतृत्व संभाला और पटना का अंतिम वहाबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पटना का अंतिम वहाबी नेता अहमदुल्ला, जो याहिया अली का छोटा भाई था। बिहार में वहाबी आंदोलन का दमन अक्टूबर 1863 के अम्बाला अभियान के पश्चात हुआ। अम्बाला मुकदमे के तहत न्यायाधीश सर एडवर्ड ने 2 मई 1864 को अपने फैसले में सभी वहाबी अभियुक्तों को दोषी बताया। इनमें 3 प्रमुख अभियुक्त थे, याहिया अली, मोहम्मद जफर और मोहम्मद सफ़ी को मृत्युदंड और शेष 8 को आजीवन काला पानी की सजा सुनाई। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र के अभियोग में अहमदुल्ला को 5 नवंबर 1864 को गिरफ्तार कर लिया गया। अम्बाला मुकदमा के सजा याफ्ता व्यक्तियों की गवाही पर पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला को मृत्युदंड एवं संपत्ति जब्ती की सजा दी। लेकिन अम्बाला मुकदमे के अंतिम फैसले की तरह अहमदुल्ला के मृत्युदंड को उच्च न्यायालय ने आजीवन काला पानी में बदल दिया। अहमदुल्ला को आजीवन काला पानी की सजा भोगने हेतु 13 अप्रैल 1865 को पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार, जानते हैं काला पानी का सजा मिलता था तो कहाँ भेज दिया था पोर्ट ब्लेयर में, तो 13 अप्रैल 1865 को भेज दिया गया। ये पूछेगा कि किस मुस्लिम नेता को या वहाबी आंदोलन करने वाले किस नेता को काला पानी का सजा मिला था, तो सबसे प्रमुख थे अहमदुल्ला। ठीक है, तो ये याद रखिए। बाद में अम्बाला मुकदमे के सजा याफ्ता याहिया अली, अब्दुल रहीम और मोहम्मद जफर को भी 11 जनवरी 1866 को पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया। अहमदुल्ला को सजा दिए जाने का बदला लेने की कामना से प्रेरित होकर बिहारी उर्फ करीम बख्श ने 24 अप्रैल 1865 को न्यायाधीश एस्ली की हत्या करने का प्रयास किया और इस अभियोग में उसे 10 वर्ष की कठोर कैद की सजा दी गई। मुजफ्फरपुर बम कांड, ये तो सबको जानते हैं, खुदीराम बोस तो ये बिहार में हुआ था। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल, डेट एकदम याद रखना क्योंकि ये पूछेगा बीपीएससी में, ये पूछता ही है, ये इनफैक्ट ये पूछा हुआ भी है। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने एक प्रमुख वकील प्रिंगले कैनेडी, ये पूछेगा, प्रिंगले कैनेडी की गाड़ी में पर बम फेंका था जिसमें उसकी पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई और 23 घायल हो गया। वास्तव में यह बम मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर फेंका गया था। किंग्सफोर्ड इससे पहले कोलकाता के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था और तरुण बंगाली राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कड़ी सजा देने के लिए कुख्यात था और इसी वजह से ये दो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी हैं जो चाहते थे कि इस किंग्सफोर्ड जो जज है उसको मार दें। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप क्रांतिकारियों ने उनकी हत्या करने की योजना बनाई जिसमें चूक हो गई और बम फेंकने के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी रातों रात रेलवे लाइन के किनारे समस्तीपुर की तरफ से लगभग 25 मील चले गए। मुजफ्फरपुर से भेजे गए 2 सिपाहियों शिव प्रसाद मिश्रा और फतेह सिंह ने खुदीराम बोस को पूसा रोड स्टेशन वैनी या प्राचीन वोइनपुरी पर गिरफ्तार कर लिया और जहां वह जीतू साहू हलवाई की दुकान पर मूढ़ी खरीद के कुएं के समीप बैठ के खा रहे थे। प्रफुल्ल चाकी समस्तीपुर की तरफ चले गए जहां रेलवे कर्मचारी चित्रगुण घोष ने उन्हें आश्रय दिया था। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 मई 1908 को मोकामा जाते समय रेलगाड़ी के डिब्बे में ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी जो थे वो आत्महत्या कर ली। पुलिस ने उनका सिर काटकर शिनाख्त के लिए कोलकाता भेज दिया। रेलगाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। प्रफुल्ल चाकी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदारी बंगाली दरोगा नंदलाल बनर्जी की 9 नवंबर 1908 को सर्पेंटाइन लेन कोलकाता में गोली मारकर हत्या कर दी गई। खुदीराम बोस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश कर्नाटक के समक्ष 9 जून 1908 को से लेकर 13 जून 1908 तक मुकदमे की सुनवाई हुई और मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु उनकी ओर से वकील थे। ये भी पूछ सकता है कि जब मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस के लिए जब केस लड़ रहा था तो उनके तरफ से वकील कौन था, तो कालिदास बसु। ये कोई नहीं बताएगा, ये इसी बुक में मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से, कालिदास बसु उनकी ओर से वकील थे। अदालत द्वारा दी गई सजा के अनुसार 18 वर्षीय खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। उल्लेखनीय है कि नवंबर 1907 में शांति नारायण ने इलाहाबाद से स्वराज नाम का एक समाचार पत्र निकाला। स्वराज में मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण शांति नारायण को लंबी कैद की सजा दी गई थी। अब सोचो, ये उनको
9 जून 1908 से लेकर 13 जून तक मुकदमा चला और फिर उनको फांसी दे दी गई। और उन्हीं के ये पे एक शांति नारायण जो इलाहाबाद के थे, एक स्वराज नाम का एक समाचार पत्र निकाले, उसमें उन्होंने मुजफ्फरपुर बम कांड पे निबंध लिखा था। उसके कारण उनको भी एक लंबी कैद की सजा सुनाई गई। अब हम लोग चलते हैं बिहार के में क्रांतिकारी भावना का प्रवेश। स्वदेशी आंदोलन तो पता ही है 1905 में शुरू हो गया था। तो स्वदेशी आंदोलन के भी पूर्व इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारी बिहार आए और मैजिक लालटेन की सहायता से विभिन्न बस्तियों में क्रांतिवाद का प्रचार किया। इन लोगों ने बिहार के एक पुराने विघटित क्रांतिकारी दल का नेता रह चुके तथा कोलकाता के लाहरी कंपनी के एजेंट बाबू पुनीत लाल से संपर्क स्थापित किया। भवानी मंदिर की स्थापना के उद्देश्य से पटना आया भूपेंद्रनाथ दत्त भी पुनीत लाल के यहाँ ही रुका था। सचिंद्रनाथ, इनका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। शाखा 1913 में स्थापित की। पूछा हुआ बीपीएससी में क्वेश्चन है। अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना बिहार में किसने किया था? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने। भूपेंद्रनाथ दत्त भी पुनीत लाल के यहाँ आके रुके थे। जबकि बनारस में इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। बाद में सान्याल ने बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और आजीवन कालापानी की सजा दी गई। पटना शाखा का संगठन करने वाले में एक बंकिम चंद्र मित्र भी थे, जिन्होंने पटना के टीके घोष एकेडमी से मैट्रिक उत्तीर्ण करने के उपरांत बिहार नेशनल कॉलेज, जिसको भी बीएन कॉलेज कहता है, नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया था। बंकिम चंद्र ने सितंबर 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स बांटा और उन्होंने उसे बिहार नेशनल कॉलेज के अखिल चंद्र दास गुप्ता और टीके घोष एकेडमी के रघुवीर सिंह ने सहयोग किया। उन्हें बंकिम चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में बनारस षड्यंत्र केस के तहत 3 वर्ष की कड़ी कैद की सजा दी गई। एक सरकारी रिपोर्ट 1916 के अनुसार बिहार में एक गुप्त दल कार्य कर रहा था, जिसके सदस्य मुख्यतः बिहार नेशनल कॉलेज और टीके घोष एकेडमी, दोनों ही ज़्यादा दूरी पे नहीं है, अगर आप अभी भी देखेंगे तो घोष एकेडमी के ही छात्र थे। तत्कालीन छात्रों में क्रांतिकारी दल के कुछ अन्य सदस्य अतुल चंद्र मजूमदार, ये पूरा याद रखिएगा क्योंकि अब रियल कहानी शुरू हो गया। तो एक का नाम अतुल चंद्र मजूमदार, सुधीर कुमार सिन्हा, प्रफुल्ल कुमार विश्वास, श्यामानाथ झा, शिव कुमार सिन्हा, भूपेंद्र नाथ बसु। ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में सक्रिय थे, जिनमें रेवती नाग सर्व प्रमुख थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बांकीपुर के एक चिकित्सक ज्ञानेंद्र नाथ मित्र और छपरा के वकील सरयुग प्रसाद को पुलिस बिहार के प्रमुख आंदोलनकारियों में शामिल करती थी। बिहार के इंस्टैब्लिशमेंट शीर्षक का एक प्रलेख मिला, जिनमें किसी एक नए स्थान पर संस्था स्थापित करने के लिए चुने गए व्यक्ति के लिए निर्देश था। एक अन्य पुस्तिका मैसेज ऑफ सॉल्वेशन शीर्षक को मिली, जिसे कलकत्ता से आरा के एक मुख्तार शमसुल जोहा के नाम से भेजा गया था। आरा सत्याग्रह प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले एक शमसुल जोहा भी थे। ये सब पूछेगा, आरा सत्याग्रह प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? शमसुल जोहा। इस प्रतिज्ञा पत्र में भारतीय मुसलमान को क्रांति के द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करने के प्रयत्न में संघर्ष करने का ऐलान किया गया था। अखबारों पर प्रतिबंध। एकमात्र बिहारी शीर्षक वाले अखबार को छोड़कर बिहार के तत्कालीन प्रमुख अखबार अधिकतर निर्मदलीय विचारों के पोषक थे। बिहारी पत्र का स्वर सरकार की दृष्टि में उग्र और शत्रुता पूर्ण था। मतलब बिहारी जो पत्र था वो हमेशा सरकार के अपोजिट करता था, अपने भाव को व्यक्त करता था। अक्टूबर 1913 में इसके पुराने संपादक बाबू माहेश्वरी प्रसाद, 1913 में इसके पुराने संपादक का नाम क्या था? पूछेगा ये कि बिहारी पत्र के सबसे पुराने संपादक का नाम क्या था? तो बाबू माहेश्वरी प्रसाद को हटाकर उनके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया था। इस प्रकार जिन प्रकाशनों को सरकार अपनी दृष्टि से आपत्तिजनक समझती थी, उन्हें शीघ्र ही दबा दिया जाता था। जुलाई 1915 में मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने सतयुग नामक पत्रिका के अप्रैल अंक की पृष्ठ 50 पे प्रकाशित निबंध पर आपत्ति प्रकट की और यह पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित की थी। इस निबंध में दुर्गा प्रसाद शुक्ल ने यह उल्लेख किया था कि राष्ट्रवाद के पवित्र सिद्धांत आध्यात्मवाद के सिद्धांतों के ही समान है तथा राष्ट्रीयता और आध्यात्मिकता स्वतंत्र प्राप्त करने हेतु जिन साधनों एवं तरीकों का उपयोग किया जाता वे भी समान है। बाल मुकुंद वाजपेयी
लिखित स्वराज कथा, ये पूछेगा कि स्वराज कथा के राइटर तो बाल मुकुंद वाजपेयी तथा रत्नाकर प्रेस से प्रकाशित माँ की पुकार नामक पत्रिका 1918 में सरकार द्वारा इस आरोप पर जब्त कर ली गई कि उससे यूरोपियों के विरुद्ध शत्रुता की भावना फैलती थी और सरकार के विरुद्ध घृणा। खूनी कफन नामक एक कविता को सरकार द्वारा 1910 में प्रेस कानून की धारा 12 उपबंध 1 के अंतर्गत 12 जुलाई 1919 के एक आदेश द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो ये हो गया अखबार से राष्ट्रीयता जगाने का, और उसको किस तरह से दबाया जा रहा था, कौन कौन दबाया था, तो इसका एक एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अब नाट्य मंडली एवं रंगमंच पर नियंत्रण, क्योंकि ये नाट्य मंडली और रंगमंच के थ्रू भी दिखाया जाता था कि अंग्रेज हम पे कैसे अत्याचार कर रहे हैं, उससे हमको कैसे छुटकारा पाना है। तो अंग्रेज का काम ही था कि किसी भी तरह से इन सब चीज़ों को दबाना। सरकार ने अखबारों के साथ साथ नाटकों और यात्रा पार्टियों पर कठोर निर्णय लगा दिया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1911 में विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय प्रेस कानून 1910 लागू किए जाने के बाद से तथाकथित यात्रा पार्टियों एवं नाटक कंपनियों द्वारा राजद्रोह आत्मक नाटकों के प्रदर्शन की प्रवृत्ति बहुतायत देखी गई थी। जब भारतीय प्रेस कानून 1910 लागू हुआ तो अखबार को बंद किया जाने लगा, तो लोग नाटक और यात्रा करने लगे, पार्टी और नाटक कंपनी नाटक करने लगी और उसका प्रदर्शन करने लगी, और उसे बताने लगी कि अंग्रेज क्या इस देश पे मतलब कितना प्रताड़ित कर रहे हैं यहाँ के लोग को। तो इसका उद्देश्य प्रांत में राजद्रोहात्मक सिद्धांतों का प्रचार करना था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 के अंतर्गत इस पे प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया। बिहार के स्पेशल ब्रांच 24 फरवरी 1915 के आरक्षी अधीक्षक को भेजे गए एक गस्ती पत्र में आपत्तिजनक नाटकों के संदर्भ में उन्हें क्या करना है इसका निर्देश भी भेज दिया गया। ऐसे नाटक जिनके संबंध में पुलिस कार्रवाई आवश्यक हो निम्नलिखित 3 श्रेणियों में रखे जाते थे। पहला, डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 19 1876 के अंतर्गत जब्त नाटक। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 के अंतर्गत जब्त नाटक, ऐसे नाटक जो अभी तक जब्त नहीं किए गए हों किंतु राजद्रोहात्मक, अश्लील या किसी के बदनाम करने वाले, डिफेमेटरी और विभिन्न वर्गों के लोगों के मध्य घृणा फैलाने वाले अथवा किसी अन्य प्रकार के आपत्तिजनक प्रतीत हो, इस तरह से इनका किया जाता है। अब है बिहार में आधुनिक राजनीतिक चेतना का उदय। ये हुआ बिहार में आधुनिक राजनीतिक चेतना का जागरण कांग्रेस युग के प्रारंभिक दिनों से प्रारंभ होता है। राजेंद्र प्रसाद अपने कोलकाता छात्र जीवन के समय सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के उद्देश्य और कार्यक्रम से प्रभावित हुए। राजेंद्र प्रसाद ने गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने के 20 दिनों बाद मार्च 1910 में अपने अग्रज को एक भावपूर्ण पत्र लिख के आंदोलन में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। यह पत्र राजेंद्र प्रसाद के आदर्शवाद और मातृभूमि की सेवा में अपने को समर्पित की भावना से सबसे पहला प्रमाण प्रस्तुत होता है। मुंगेर के कृष्ण प्रसाद जो कानून के छात्र थे भी राजेंद्र प्रसाद के साथ गोखले से मिले। तदनुपरांत सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के कार्य पद्धति का अध्ययन करने हेतु वो पूना गए और मुजफ्फरपुर में बाबू राम दयालु सिंह के नाम पे मुजफ्फरपुर में आप जाएंगे, पटना से मुजफ्फरपुर के हाईवे पे तो ये मिलेगा आपको, बाबू राम दयालु सिंह भी सोसाइटी की ओर आकृष्ट हुए। अब आता है बॉयज एसोसिएशन और सरस्वती एकेडमी। पूर्व बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों की प्रेरणा से बैरिस्टर अशफाक खां की अध्यक्षता में दरभंगा के राज मैदान में 3 मार्च 1809 को एक सभा में बॉयज एसोसिएशन नाम के एक तरुण संघ की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना इस क्षेत्र में राजनीतिक जागरण के उन्मेष की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ के परिचायक थे। सूर्यदेव नारायण वर्मा बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। कौन थे बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक? सूर्यदेव नारायण वर्मा, जबकि कमलेश्वरी चरण सिन्हा उनके संस्थापक सचिव तथा गोष्ठा बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा और जगदीश प्रसाद झा सरकारी सचिव थे। यह संगठन कुछ वर्षों तक दरभंगा जिला के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। 1920 तक कार्य करता रहा। दरभंगा में ही 1 जनवरी 1901 को सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण यह विद्यालय पक्का भवन निर्मित नहीं हो सका। इस विद्यालय के शिक्षक देश प्रेम के महान आदर्शों से अनुप्रेरित थे और अपने छात्रों को भी इसकी प्रेरणा देते थे। कमलेश्वरी चरण सिन्हा इस विद्यालय के लिए सर्वप्रमुख थे। ब्रज किशोर प्रसाद उनके सहयोग सहकर्मी थे। ब्रज किशोर प्रसाद ने अध्यक्ष के रूप में इस विद्यालय के लिए विशेष कार्य किया। हरनंदन सिंह एवं राम निहोरा सिंह विद्यालय के अन्य प्रमुख
अधिकारी थे। बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन का बिहार में प्रभाव। बंग भंग आंदोलन का बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार से प्रभाव लक्षित हुए। सरस्वती अकादमी के सहायक प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस मनाया गया। ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये पता होना चाहिए। बैरीसाल निवासी सतीश चंद्र चक्रवर्ती प्रख्यात देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त के शिष्य थे। बॉयज एसोसिएशन ने भी राखी बंधन दिवस बड़ी उत्साह और निष्ठा से मनाया। इस क्षेत्र में अनेक नौजवान ने 6 फरवरी 1906 को एक सभा आयोजित की और उसमें केवल स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार में लाए जाने का संकल्प किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा 1906 में मुंगेर में दिए गए उद्बोधनकारी भाषण का लोगों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसमें बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद प्रमुख थे। इस भाषण जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1906 में मुंगेर में दिए गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे 1906 में मुंगेर में भाषण दे रहे थे, तो उस भाषण में इसको सुनने के लिए बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद भी आए हुए थे, जो उन दिनों छात्र थे और तरुण स्वदेशी आंदोलन के आदर्शों से प्रभावित होकर बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई और बिहार में राष्ट्रवाद के इतिहास में इस संगठन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रारंभिक कांग्रेस अधिवेशन एवं बिहार। कांग्रेस के प्रारंभिक दिनों में बिहार में उसके प्रति अत्यधिक उत्साह था, लेकिन कुछ एक वर्षों बाद यहाँ कांग्रेस के प्रति दिलचस्पी प्रायः समाप्त हो गई। फिर भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में बिहार को 5 स्थान दिया गया। उसकी विषय निर्वाचनी समिति में भी उतने ही स्थान दिए गए। परिवर्तित स्थिति के प्रति जागरूक बिहार के कतिपय उदारवादी और प्रमुख कार्यकर्ताओं ने स्थिति में सुधार लाने के लिए गंभीर प्रयत्न किए। सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में 1908 में एक महत्वपूर्ण सभा हुई और इस सभा में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। ये पूछता है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का संगठन कब हुआ, तो 1908 में किसकी अध्यक्षता में, तो नवाब सरफराज हुसैन खां किया। कब हुआ था, सोनपुर मेला के अवसर पे। इसका मुख्यालय पटना में स्थापित किया और विभिन्न जिलों में उसकी शाखाएं खोली गईं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के आरंभिक पदाधिकारी निम्नलिखित थे। जैसे अध्यक्ष कौन थे, तो सैयद हसन इमाम थे। उपाध्यक्ष कौन थे, मजहरुल हक, नवाब सरफराज हुसैन, राय परमेश्वर नारायण मेहता बहादुर, बाबू कृष्ण राय। और कोषाध्यक्ष कौन थे, तो सचिदानंद सिन्हा। और सचिव कौन थे, सैयद नजमुल हौदा, दीप नारायण सिंह और परमेश्वर लाल। कांग्रेस के चेन्नई अधिवेशन 1908 में बिहार से निम्नलिखित 6 प्रतिनिधि, ये भी पूछेगा, भाग लिए। कौन कौन, सैयद हसन इमाम, बसंती चंद्र सिन्हा, दीप नारायण सिंह, सैयद नजमुल हौदा, परमेश्वर लाल और सचिदानंद सिन्हा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करता था। प्रांतीय हितों के सार्वजनिक मामलों पर प्रांतीय कांग्रेसी लोग के विचार से सहमत लोग बिना कांग्रेस के सदस्य बने इसमें शामिल हो सकते थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में 1908 के आरंभिक दिनों में संपन्न हुआ। महजरुल हक सहित सभी पढ़े लिखे और उच्च वर्ग के मुसलमान इसमें सामूहिक रूप से सम्मिलित हुए। सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में पटना बार लाइब्रेरी हॉल में आयोजित नागरिकों की एक सभा में सचिदानंद सिन्हा ने 25 सितंबर 1909 को अपने भाषण में बल दिया और उस युग में समूचे भारत के लिए यह एक अभिनव दृश्य था जिसमें मुसलमान और गैर मुसलमान एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर आदर्शों और प्रेरणाओं से अनुप्रेरित होकर मिलजुल कर कार्य कर रहे थे। बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 से 10 अप्रैल 1909 को संपन्न हुआ। ये पूछेगा, बिहार में हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के इस सौहार्द पर तत्कालीन भारतीय समाचार पत्र बंगाली, इंडियन मिरर आदि ने प्रशंसापूर्ण टिप्पणियां लिखी। ब्रिटिश सरकार परंपरागत साम्राज्यवाद नीति के अनुसार बिहार के लोगों में फूट डालने और मतभेदों को और बढ़ाने का अनवरत प्रयत्न करती रही। इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तहत 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में बिहार के मजहरुल
हक ने बड़े ही तार्किक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, जबकि सैयद हसन इमाम ने इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया था। इस प्रस्ताव में नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय निकायों में पृथक निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिक के सिद्धांत को लागू करने का विरोध किया था। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार के कुल 39 प्रतिनिधि भाग लेने गए थे। इनमें ब्रज किशोर प्रसाद और द्वारकानाथ ने न्यायिक सुधारों और स्वदेशी आंदोलन संबंधी प्रस्तावों को क्रमशः अनुमोदन और समर्थन किया। द्वारकानाथ ने दमनकारी कानून को हटाए जाने की मांग करने वाले प्रस्ताव का भी समर्थन किया। इस अधिवेशन में बिहार के विषय निर्वाचनी समिति के सदस्य सैयद हसन इमाम, मजहरुल हक, दीप नारायण, हरिहर प्रसाद सिन्हा, परमेश्वर लाल थे। अब पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पटना अधिवेशन। तो करते हैं बिहार की ऐतिहासिक भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। ये तो पूछा हुआ है, बहुत बार, 1000 बार पूछा है कि पटना में कब हुआ था पहली बार कांग्रेस अधिवेशन। 1912 में कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में आयोजित हुआ। और इसमें कौन थे अध्यक्ष, कौन थे उपाध्यक्ष, सब पूछा। ज्ञातव्य है कि 1912 में स्थानीय जनता की मांग पर बिहार को बंगाल से पृथक करके एक अलग प्रांत बनाया गया था और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। क्या अधिवेशन था ये भी पूछता है। 27वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहाँ था? तो पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता राय बहादुर RN माधोलकर थे, ये पूछेगा। और इस अधिवेशन की स्वागत कारणी के अध्यक्ष मजहरुल हक थे। स्वागत कारणी के उपाध्यक्षों की संख्या 20 थी, जिनमें महत्वपूर्ण जन नेता और जमींदार शामिल थे। सच्चिदानंद सिन्हा इसके सचिव और कुमार नंदन सहाय संयुक्त सचिव थे। इसके अतिरिक्त 10 सहायक सचिव थे, जिनमें परमेश्वर लाल प्रमुख थे। परमेश्वर लाल कांग्रेस स्वयंसेवकों के नायक भी थे। इस अधिवेशन में मजहरुल हक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पदेन सदस्य बने, जबकि कुछ अन्य निर्वाचित सदस्य गोपाल शरण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, परमेश्वर लाल, राजेंद्र प्रसाद, कुमार नंदन सहाय आदि। बाद में मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा ने 1914 में कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे जाने वाले शिष्टमंडल के सदस्य। ये पूछता है क्वेश्चन कि मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा 1914 में कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे जाने वाले शिष्टमंडल के सदस्य चुने गए थे। तो पूछता है कि 1914 में जब कांग्रेस है जो ब्रिटेन भेजा था जो शिष्टमंडल, उसमें बिहार के कौन कौन से लोग गए थे? तो मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। इस शिष्टमंडल में अन्य सदस्य थे भूपेंद्रनाथ बसु, मोहम्मद अली जिन्ना, NM समर्थ और BN वर्मा और लाजपत राय। तो ये हो गया। अब आता है पटना विश्वविद्यालय विधेयक। तो इसका एक एक लाइन आपको सब कुछ याद रखना है, A to Z चीज ही नहीं कि हम कुछ इसको गायब कर दे। एक एक चीज आप याद रखेंगे तभी आपका क्वेश्चन 10 से 12 बन पाएगा। पटना विश्वविद्यालय विधेयक। तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधायिका परिषद से पटना विश्वविद्यालय विधेयक सितंबर 1916 को प्रस्तुत किया। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन नवंबर 1916 में बांकीपुर पटना में किया गया, जिसमें यह विधेयक में प्रतिक्रियावादी स्वरूप एक प्रबल विरोध प्रकट हुआ। एक्सप्रेस और बिहारी जैसे अखबारों ने इस प्रतिक्रिया के समर्थन विशेष टिप्पणियां लिखी। राजेंद्र प्रसाद उन दिनों बिहार प्रांतीय संघ के संयुक्त सचिव थे। उन्होंने भी अपने सहयोगियों के साथ विधेयक की आपत्तिजनक धाराओं के विरुद्ध दृढ़ संकल्प और साहस के साथ कुछ जोरदार आंदोलन किया। अंततः अनेक संशोधनों के बाद पटना विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। यहीं खत्म करते हैं। अगला आप अगले सीरीज में देखेंगे। बाय।